हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो बच्चों, कल हम लोगों ने फोर्सेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि भाई फोर्स जो है उनके बारे में पढ़ना है। तो मैंने सबसे पहले तो आपको वेट यानी भार के बारे में बता दिया था, जो mg लगता है। आप सबको पता ही है कितना mg लगता है, ठीक है ना। पुल फोर्स, जो ग्रेविटी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो अपनी तरफ खींचती रहती है, ये बात अपनी हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने लिखा था कि संपर्क पृष्ठों के मध्य क्या बल लगता है। तो संपर्क पृष्ठों के मध्य जो बल लगता है, मैंने एक तो बोला था कि एक घर्षण बल लगेगा और एक लगेगा आपका सिंपल सा, जो आप बोल सकते हो कि सर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में हम लोग बात यहां पे करते हैं। कल मैंने यहीं पे आपको छोड़ा था। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमें यह समझना है कि नाम से ही क्लियर है। अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है कि दो चीजों के परपेंडिकुलर। क्या होता है? दो चीजों के परपेंडिकुलर होता है, दो चीजों के परपेंडिकुलर। यानी अगर कोई कॉमन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मतलब कि कोई भी कॉन्टैक्ट में, संपर्क में अगर पृष्ठ है, किसमें है बच्चों? कोई भी दो सरफेस आपस में संपर्क में है, ठीक है ना, आपस में संपर्क में है, तो उनमें क्या लगता है? आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे मान लो बात की जाए कि ये ए है और ये बी है, दो सरफेस है ए और ये बी। तो यहां पर इनमें आपस में वो एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे। सुनिएगा, एक बल लगाएंगे जो इनकी कॉमन यानी उभयनिष्ठ पृष्ठ जो है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगा, उभयनिष्ठ पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर मैं बात करूं कि ए बी पर और बी ए पर, तो अगर बी यहां है बच्चों और ए यहां है, तो जो नीचे बॉडी है, जो नीचे बॉडी है वो ऊपर वाले पर ऊपर की ओर लगाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ए और बी के बीच में। एन से इसको लिखते हैं, ये क्या हो गया? एन ए बी। तो ए ने बी पर ऊपर की ओर बल लगाया, तो उतना ही बल बी जो है वो ए पर नीचे की ओर लगाएगा, उसको भी हम लोग एन ए बी बोल देंगे। बस दिशाएं बदल जाएगी। यानी जो भी कॉन्टैक्ट में है, जो भी कांटेक्ट में है बच्चों, जो भी एक दूसरे के क्या है? संपर्क में है, तो संपर्क पृष्ठों का जो उभयनिष्ठ पृष्ठ है उसके लंबवत दिशा में एक बल लगता है। ए बी पर बल लगाती है और उतना ही बी जो है वो ए पर लगाता है। बस दिशा क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। दिशा क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। अच्छा, जैसे सर लंबवत कई बार कैसे, कई बार चीजों को, यहां पर तो लंब क्लियर दिख रहा था, कई बार हम लोग लंब को नहीं निकाल पाते हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है और इसके ऊपर ये कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर बॉल रखी हुई है, तो सर इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर नीचे ग्राउंड है, धरातल है, ठीक है ना, और वो जो धरातल है वो ऊपर वाली बॉल पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा, तो लंबवत होना चाहिए, ठीक है, लंबवत होना चाहिए। तो सर ये गोल चीज का लंबवत क्या होगा? तो कोई गोलाकार या वर्ताकार चीज है, वृत्ताकार या गोलाकार है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है ना बच्चों, उसकी जो त्रिज्या होती है ना, उस त्रिज्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस त्रिज्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि सर उस त्रिज्या को ही लंब बोल देते हैं। तो इस पर जमीन से ऊपर की ओर एक बल लग जाएगा, एन जी, यानी जमीन का अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और उतना ही बल ये जो बॉडी है वो जमीन को नीचे की ओर दर्शा रही है, नीचे की ओर लगा रही है। अच्छा, ऐसे ही कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक छड़ है। क्या है? ये एक छड़ है, यहां जमीन के संपर्क में है, ये एक छड़ है, यहां जमीन के संपर्क में है और यहां एक दीवार के संपर्क में है। ऐसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो इस छड़ पर, ये छड़ कितने लोगों के संपर्क में है? सर एक तो दीवार के संपर्क में है और एक जमीन के संपर्क में है। तो इस छड़ पर दीवार भी बल लगाएगी और जमीन भी बल लगाएगी। इस छड़ पर दीवार भी बल लगाएगी और जमीन भी लगाएगी। तो सर उभयनिष्ठ यानी कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो भैया इसका परपेंडिकुलर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस पर जमीन तो ऐसे ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा देगी, और ये जो छड़ है इस पर दीवार अपने लंबवत, यानी दीवार खुद के लंबवत यहां पर इस पर ऐसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा देगी। W यानी वॉल, G यानी ग्राउंड। ऐसे अलग अलग चीजें जो होती है वो आपको देखनी है। यानी कभी भी आपको दो सरफेसेज है, सिंपल सी कहानी है, अगर दो पृष्ठ है और उन दो पृष्ठों के बीच में आपको यह बताना है कि दो पृष्ठ वो एक दूसरे के संपर्क में है, तो आपको क्या लगा देना है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा देना है, ठीक है ना। उसकी दिशा क्या होगी?
उनके जो भी सरफेस है वो कॉमन पृष्ठ जो है उसके लंब की दिशा में होगी, कॉमन पृष्ठ के लंब की दिशा में होगी। तो यहां पर सर ये कॉमन पृष्ठ का जो लंब है वो जमीन के लंबवती है, तो इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और यहां पर गोलाकार चीज है तो उसकी त्रिज्या की दिशा में कर देंगे। गोलीय चीज जो होती है उसकी त्रिज्या की दिशा में होती है। जैसे कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये एक ऐसे यहां पर कोई गोलाकार चीज फंस गई है ऐसे, ठीक है ना, और यहां पर वो ऐसे आदि रखी हुई है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला इस पर कौन सी दिशा में बल लगाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस गोले का लंब कौन सी दिशा में है? सर वो तो त्रिज्या की दिशा में है, तो यहां से सीधा त्रिज्या की दिशा में कर दो तो ये लंब ऐसे लगाएगा, ठीक है ना, ये लंब ऐसे लगाएगा। सिमिलरली सर ये यहां से कांटेक्ट में है तो ये लंब ऐसे लगाएगा, ये n1 कर दो और ये n2 कर दो। यानी गोलाकार के लिए आपकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, त्रिज्या की दिशा में होगी। किसकी दिशा में होगी? त्रिज्या की दिशा में होगी। बाकी कोई भी पृष्ठ है उसके सीधा लंब खींचना आपको आता है। ये लंब खींचने में तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये पृष्ठ है, आपको मैं बोलूं लंबवत क्या है तो आप ऐसे ही तो बोलोगे ना, सीधा, ठीक है। नीचे वाली चीज ऊपर की ओर लगाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे की ओर लगाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर की ओर लगाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे की ओर लगाएगी। इक्वल एंड ऑपोजिट उसको बोल देते हैं। बोलिए भाई बच्चों, ये ऐसी चीजें सारी पढ़ी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अभिलंब प्रतिक्रिया बल की अगर मैं बात करूं, लिखना हो तो आप अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये लिख सकते हैं, किसके बीच में लगती है? कोई भी संपर्क पृष्ठों के बीच में लगने वाला बल है। किसके बीच में लगने वाला है? संपर्क पृष्ठ जो होती है उनके बीच में लगने वाला बल है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अब हमें इन पर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर बाकी बलों के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। बहुत आसान सी चीजें पढ़नी है, हमें बात करनी है FBD के बारे में। इसके बाद में अपना आता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी पृष्ठ होती है उस पर आपको क्या लगाना है? बल लगाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। ये जमीन है, जमीन पर ये एक ब्लॉक है M, ये 5 kg का रखा हुआ है, जमीन पर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, यहां पर क्या है, आपको एक ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ब्लॉक का FBD बनाओ। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा कोई सा ही। तो सबसे पहले हम यहां सीख रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें यहां पर बनाना है। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनेंगे फ्री बॉडी डायग्राम? और साथ में क्या है, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान ज्ञात करो। ऑब्वियसली बात है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आने से रहे, ठीक है ना। ये इतना बेस है कि ये जो है वो एकदम बेसिक सी चीजें हैं, आप आराम से इसको 11th की क्लास में सबने पढ़ा ही होगा। ओके, कि भाई ये कोई बॉडी है, FBD क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कि एक बॉडी को अलग करो, उसका किसी के कांटेक्ट में मत रखो और उस पर लगने वाले बल दिखा दो, ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है। एक बॉडी को अलग किया, उसको किसी का कांटेक्ट में नहीं रखो, जमीन वगैरह किसी का कांटेक्ट में मत रखो, और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज आप बता दो। तो सर ये जो बॉडी है 5 किलो की, ये किसी पृष्ठ पर रखी हुई है। ये जो बॉडी है 5 किलो की, ये किसी पृष्ठ पर रखी हुई है, ठीक है, ये रखी हुई है। ये जमीन इसको नीचे की ओर खींच रही है, पृथ्वी खींच रही है, बिल्कुल खींच रही है। तो ये नीचे जा क्यों नहीं रही? ये नीचे क्यों नहीं जा रही? मैं बोलूं कि ये बॉडी यहां पे पृष्ठ पे रखी हुई है, फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रही? तो ये नीचे इसलिए नहीं जा रही है सर कि इसको किसने रोक रखा है? इसको रोक रखा है इस नीचे वाले पृष्ठ ने। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान से सुनिए, तो इस बॉडी को मैंने अलग कर लिया, ये 5 किलो वाली बॉडी को मैंने अलग कर लिया। अब इस पर जितने बल लग रहे हैं वो आप बताओ। तो हमेशा एक चीज तो ध्यान रखना कि सर mg तो लगेगा ही लगेगा, mg तो लगेगा ही लगेगा, mg तो लगेगा ही लगेगा। तो mg इस पर नीचे की ओर लगा दिया, mg नीचे की ओर लगाया तो m है 5, g है 10, हमने सीधा बोल दिया कि भाई 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा ही लगेगा। अच्छा, तो क्या ये 5 नीचे जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये 5 आपको जमीन में जाता हुआ दिख रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं। किसने संभाल रखा है? सर ग्राउंड ने संभाल रखा है। किसने संभाल रखा है? नीचे जो धरातल है उसने संभाल रखा है। तो वो धरातल इस पर ऊपर की ओर क्या लगाएगा?
अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा, एनजी। क्या लगाएगा? एनजी। ये जो बॉडी है इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? तो एक तो इसका भार एमजी, वो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, अगर द्रव्यमान है तो भार है। अच्छा, दूसरा, ये जिससे संपर्क में है, जिसके साथ ये कांटेक्ट में है, वो इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो सर ये 5 किलो वाली जो बॉडी है वो तो केवल धरातल के साथ संपर्क में है, तो धरातल ऐसे है तो वो अपने लंबवत यानी ऊपर की ओर इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा दिया, एनजी। ये हो गया इसका एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो कितना आ जाएगा सर? ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होगा। अरे तभी तो वो रुका रहेगा ना, अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा तो नीचे चला जाएगा। ऊपर लगने वाला फोर्स यहां पर बराबर है नीचे वाले के, तभी तो रुका रहेगा। तो एनजी अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान भी कितना आ गया आपका यहां पर? 50 न्यूटन। सब बच्चों ने पहले ही बता दिया था, वैसे ज्यादा टाइम लगाने वाली बात थी नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा समझाना था आप लोगों को, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए। तो आपका आंसर सीधा सा क्या आ गया? 50 न्यूटन। क्या आ गया भाई? 50 न्यूटन। सीधा सा आंसर आ गया 50 न्यूटन। सीधा सा 50 न्यूटन जो है वो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको लाइन वाइज करना है। एन और इसके सबस्क्रिप्ट में जी है, ये ध्यान रखना। सबस्क्रिप्ट में जी का मतलब, इसका मतलब वो जी 9.8 या 10 वाला नहीं है। इस जी का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। इसका मतलब है नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ग्राउंड जो है ये जी मतलब वो 9.8 या 10 वाला नहीं, जी सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने, ठीक है ना, ऐसे नीचे की ओर ऐसे दर्शाने के लिए। ओके, तो अब आपको मैं छोटे छोटे, ठीक है, आइए जल्दी जल्दी आप कुछ क्वेश्चन यहां से कीजिए। ये 5 केजी का है, ये 4 केजी का है, ये ए और ये बी। आप सबका एफबीडी बना दो, सबका एफबीडी बनाना है और जितने नॉर्मल रिएक्शन है वो सब रखो। सबका एफबीडी बनाना है और जितने नॉर्मल रिएक्शन है वो सारे के सारे लिखो। हाँ बिल्कुल, जितना एफबीडी है ये बना दो, है ना। चलिए, है ना, सबका एफबीडी बनाओ और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रख दो सीधा सा। हाँ, जब तक बॉडी रुकी हुई है क्या हो जाएगा आपका? जब तक बॉडी रुकी हुई है दैट मीन्स ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर करेंगे। जब चलेगी तो क्या करना है वो भी आपको समझाएंगे। रुकी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे कि सर यहां पर नीचे एमजी और ऊपर लगने वाला, तो हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे, है ना, क्या कि नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर वाले के बराबर करो, तो ये इतना अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगने वाला है, ठीक है ना, सीधा सा। ओके, जी की वैल्यू 10 रखा, भार mg आपका सीधा आ गया। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं बच्चे, एकदम आसान आसान से आपको बातें करनी है, सीधी सीधी कहानियां हैं, जल्दी जल्दी से एफबीडी बना के बताते जाओ। तो ये जमीन पर रखा हुआ है, सुनिएगा, ए और बी 2 ब्लॉक जमीन पर रखे हुए हैं, ठीक है, ए और बी 2 ब्लॉक जमीन पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो भाई आप लोग एफबीडी की शुरुआत उससे करोगे जो अलग है, एक्सट्रीम पे है, यानी सीमा वाला। तो देखो ए तो जमीन के पास रखा हुआ है, ये बी जो है वो सीमा पर है, सीमांत पोजीशन है, तो इसको अलग करो। तो एफबीडी कैसे बनाते हैं सर? ये बी ऊपर ही ऊपर है, तो ऊपर ही ऊपर वाले का एफबीडी सबसे पहले बनाया। देखिए ये एम बी है, क्या है? एम बी। कितना है इसका द्रव्यमान? 4 केजी। कितना है? 4 केजी। कोई टेंशन नहीं है भाई, एफबीडी बनाने का रूल क्या है? पहले बॉडी को अकेला किया, कर दिया, अब जितने बल आपके अनुसार उस पर लग रहे हैं वो बता दो। तो साहब एक तो mg हमेशा लगेगा, बिल्कुल, तो इसका नीचे की ओर जो mg लगेगा, mg हमेशा लगेगा और नीचे की ओर लगेगा, बिल्कुल, तो इसका mg कितना लगेगा? m कितना है? 4, g का मान मैंने मान लिया 10, तो ये कितना हो गया? 40 न्यूटन। कितना हो गया? 40 न्यूटन। अच्छा, और कौन सा बल लगेगा? सुनो ध्यान से, और कौन सा बल लगेगा? तो सर बी पर एक और बल कौन सा लगेगा? तो बी किसके संपर्क में है? वो उस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा। दो ही चीजें ध्यान रखिए, अभी तक तो मैंने दो ही बातें बोली है, एक mg और एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो mg लगा दिया, और b संपर्क में किसके है? तो b तो a के संपर्क में है, a के संपर्क में है, तो ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा दिया। किसका? a और b के बीच में, ऊपर की ओर लगा दिया, ठीक है ना। ओके, अब क्या b चल रहा है? क्या ऐसे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं तो वो रखे हुए हैं या b चीरकर नीचे जा रहा है?
तो आप बोलोगे रखे हुए हैं, सीधी सी बात है। तो मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कुल बल 0 होना चाहिए, और कुल बल 0 का मतलब ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऊपर NAB लग रहा है, वो नीचे इसके mg के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। यानी ये वाला NAB भी 40 न्यूटन है। अब एक अकेले वाले का FVD आपने बना लिया, तो फिर जो A है उसका FVD बनाओ। 2 नंबर पे A पर गए और उसका FVD, तो उस पर जितने फोर्स लगने हैं वो सारे हम लोगों को यहां पर बताने हैं। तो सबसे पहला mg लगेगा, तो उसका mg कितना होगा सर, इसका mg आ जाएगा m5 और g 10, 5 × 10 50 न्यूटन। कितना हो गया, 50 न्यूटन। ओके, अब बात करते हैं यहां पर कि ये आ गया आपका 50 न्यूटन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो सर A यहां पर है, ये जमीन के भी संपर्क में है और B के भी संपर्क में है, यानी सर इस पर B भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा और जमीन भी लगाएगा। जितनी जगह संपर्क में है उतनी जगह से बल लगना है, ठीक है। तो अब बात करें कि B अभिलंब प्रतिक्रिया बल A पर कहां लगाएगा, तो सर A ने B को उठा के ऊपर रख रखा है, तो B A को दबा रहा है, B A को दबा रहा है, यानी B पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल NAB ऊपर की ओर लगा, तो A पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल NAB नीचे की ओर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, NAB नीचे की ओर लग जाएगा। क्या इसका मान अपने पास है, बिल्कुल सर 40 है। अच्छा, तो अब हमने A को देखा, उसका mg भी नीचे लग रहा है और ऊपर से B दबा भी रहा है, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी ऐसे लग रहा है। तो सर A पर तो ये दोनों फोर्स नीचे की ओर ही लग रहे हैं, A पर ये दोनों फोर्स नीचे की ओर ही लग रहे हैं, तो A को संभाल किसने रखा है, ये जमीन में क्यों नहीं जा रहा। तो क्या बोलेंगे कि भाई A को जो संभाल रखा है वो जमीन ने संभाल रखा है, यानी जमीन जो है वो A पर ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगी Ng, ठीक है। अब ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे लगने वाले फोर्स कर दो, ठीक है ना, ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे लगने वाले फोर्स कर दो। तो कर दो बच्चों, ऊपर लगने वाला एक ही है Ng, नीचे लगने वाला कितना है, एक तो ये 50 है, प्लस में ये 40 भी नीचे लग रहा है, तो टोटल अभिलंब प्रतिक्रिया बल जमीन का कितना आ गया, 90 न्यूटन। कितना आ गया, 90 न्यूटन। कितना आ गया, 90 न्यूटन। हाँ, क्लियर। ऐसे सब लोगों ने 90 90 पहले ही लिख दिया था, 40 90 40 90 40 90, तो पहला आया 40, दूसरा आया 90। तो ये है भाई अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनाना, ऐसे करना, FVD बनाना, FVD बनाते टाइम उसको अलग कर दो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे NLM में ये काम आती जाएगी, और उसके बाद में कहीं भी फिजिक्स आएगा आपसे बोला जाएगा अब इसका FVD बना दो बेटा, तो FVD बना दोगे तो आपको ये काम करना रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से, हालांकि कोई मतलब वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग बना दीजिए। अब मैं 3 ब्लॉक लिख रहा हूं, A B C, और सबका अपने अपने जल्दी से प्रैक्टिस करके आंसर बताओ। A B और C का। हाँ, 20 50 100, बस बिल्कुल यही है, और क्या है, चलता जाएगा चलता जाएगा, और क्या है, करते रहो, है ना। तो सिंपल सी कहानी है, कोई अब तक मैंने चलाना शुरू नहीं किया है,
जब चलाना शुरू नहीं किया है तो ऊपर जितना बल लग रहा है उतना नीचे लगा दो, फिर थोड़े टाइम बाद आगे पढ़ेंगे, जितना दाएं लगेगा उतना ही बाएं, जितना, ठीक है ना। तो कंपोनेंट मेथड भी करेंगे। तो बस आपको सीधा सा यही करना है कि अब तक कोई चल नहीं रहा है यार, अब जब तक कोई चल नहीं रहा है तो नेट फोर्स आपको क्या रखना है, 0 करना है, ऊपर जितना लगेगा उतना नीचे कर देना। तो सबसे पहले शुरुआत की सी का एफवीडी बनाया, सी कितना है, ये सी का मास कितना है 2 kg। तो सर mg तो लगेगा ही लगेगा, लग गया mg कितना 20 न्यूटन, सबका आंसर सही आना चाहिए भाई, mg लग गया 20 न्यूटन। ओके, अब सी के कांटेक्ट में कौन है, सर सी के कांटेक्ट में तो बी है, सी के कांटेक्ट में है बी, तो बी जो है वो ऊपर की ओर इस पर फोर्स लगा रही है, उसको हम बोल देते हैं एन बी सी, एन बिटवीन बी एंड सी, सीधा हो गया। सी पर और कोई बल लग रहे हैं क्या, आप बोलोगे नहीं, तो जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही क्या कर दो नीचे, ताकि रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, साम्य अवस्था में रहे। तो एन बी से लेकर सी जो है वो आपका 20 न्यूटन आ गया, क्योंकि mg के बराबर कर दिया। ओके, फिर आप बात करते हो बी के बारे में, किसके बारे में, बी के बारे में। तो ये बी है, किसके बारे में, बी के बारे में। तो बी की अगर बात की जाए बच्चों, तो बी की जब बात की जाए तो बी का मास कितना है 3 kg। तो इस पर क्या लगेगा, mg तो लगेगा ही लगेगा, mg तो नीचे ही लगेगा, 3g यानी 30 न्यूटन, कितना 30 न्यूटन, 3g यानी 30 न्यूटन, ये तो लगना ही लगना है। अच्छा, और सर बी ने सी पर ऊपर की ओर बल लगाया था ये वाला, तो यानी अब सी जो है वो वापस बी पर नीचे की ओर बल लगाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू ऑलरेडी 20 न्यूटन निकाल चुके हैं, कितनी 20 न्यूटन। अच्छा, और बी के कांटेक्ट में कौन है, बी के कांटेक्ट में और कितने, हमने 2 बल लगा दिए, एक तो इसका भार mg और एक जो सी उसके कांटेक्ट में है, सी जो बल लगाएगा। तो सर बी जो है वो ए के कांटेक्ट में भी तो है, बी जो है वो ए के कांटेक्ट में भी तो है, तो बिल्कुल, तो ए क्या लगाएगा, बी पर ऊपर की ओर बल लगाएगा, ए जो है वो बी पर क्या लगाएगा, ऊपर की ओर, तो उसको NAB बोल दिया, क्या बोल दिया, NAB बोल दिया, NAB बोल दिया यहां पर। तो अब हम बात करें कि इस पर टोटल नीचे की ओर कितने बल लग रहे हैं, 2, ऊपर की ओर कितने लग रहे हैं, 1, रुका हुआ है बिल्कुल, साम्य अवस्था में है बिल्कुल, तो ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल, तो ऊपर लगेगा NAB बराबर नीचे की ओर 2 लग रहे हैं 20 और 30, तो NAB डायरेक्टली आपका कितना आ गया 50 न्यूटन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप NAB के लिए आपको यह करने की जरूरत थी, NAB अगर निकालना हो ना, जस्ट कोई आपसे कोई ये बोले कि बस यहां का नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो ऊपर वालों को एक साथ भी लिख सकते हो, ऊपर वालों को 3 और 2 को 5 की पोटली बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यही आंसर आएगा। ओके, अब बात करते हैं किसका, ए का। तो ए की बात करें तो फिर ए के पास गए, ए का मास है 5 kg, यहां पर नीचे लगा mg कितना 50 न्यूटन। अच्छा, ए ने बी पर ऊपर की ओर फोर्स लगाया था, ए ने बी पर ऊपर की ओर फोर्स लगाया था, तो बी जो है वो ए पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, वही NAB, और NAB हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 50, कितना 50। अच्छा, ए का mg भी नीचे की ओर लगा, बी ने भी नीचे की ओर दबाया, तो ए पर ऊपर की ओर फोर्स कौन लगाएगा, तो सर जो नीचे ग्राउंड है, जमीन है, वो इसको ए को संभालेगी, तो ये ए सॉरी यहां पर वो इसको संभालेगी, तो NG लगेगा, क्या लगेगा, NG लगेगा, सीधी सी कहानी है। तो NG ग्राउंड का जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा आपका, नीचे लगने वाले दोनों फोर्स 50 प्लस 50 जुड़ जाएंगे और 100 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ये NG भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि NG डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आपको पूछे कि ग्राउंड कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा, तो यहां लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि उससे ऊपर कितना द्रव्यमान है, उसको एक साथ लिख दो, तो 2 3 5 और 5 10, यानी 10G, 10G मतलब 100 न्यूटन, 10G का मतलब क्या हो गया आपका 100 न्यूटन, 10G का मतलब सीधा सा क्या हो जाता है 100 न्यूटन, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे सिंपल सा, लेकिन FVD बनाना जरूरी है ना, जिसके बारे में भी पूछा जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे को इस लास्ट आंसर तक आना था, ये तो अपन एक सेकंड में यहां से बता देते, यहां इसको यहां करवाने का मतलब है कि जिन लोगों को FVD नहीं पता वो बता दे, बाकी तो ये कोई टेंशन नहीं है, ये सिंपल सा कहानी है कि सीधा जोड़ देते, पूरा जोड़ते कितना है 10, तो नीचे क्या लगेगा 10G यानी 100 न्यूटन। अगर मुझे NG निकालना होता, लेकिन NG नहीं, आपको FVD बनाना जरूरी था, ठीक है ना। तो ये आपका 100 न्यूटन, ओके। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब और कौन से बल है, जल्दी से उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बल आपका होता है टेंशन, तनाव, ठीक है ना, रस्सी में, किसमें, रस्सी में। तो तनाव फोर्स पढ़ते हैं, रस्सी में
तनाव बल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई रस्सी है, अगर मान लो कोई रस्सी है, ओके, अरे जाएंगे भाई, जब बॉडी चलेगी वो वहां पर भी आएंगे। ओके, अगर कोई रस्सी है ना, तो अगर कोई रस्सी है, उस रस्सी के को खींचा जा रहा है, तो ओबियसली बात है उसमें क्या है, तनाव है। दो टाइप की रस्सी होती है, एक ढीली रस्सी, एक तनित रस्सी। तो ढीली है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर तनित रस्सी है, तनित रस्सी है बच्चों, तो उसके अंदर क्या होगा, तनाव होगा ही होगा, ठीक है ना। और रस्सी को अगर आदर्श रस्सी बोला जाए, कहीं पर यह बोला हुआ है आपका आदर्श, तो आदर्श रस्सी का मतलब यह होता है बच्चों, आदर्श रस्सी का मतलब यह होता है कि वो द्रव्यमानहीन है। आदर्श का मतलब क्या है कि द्रव्यमानहीन है, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है। अच्छा, नॉन एक्सटेंसिबल है, तो प्रसारित नहीं हो सकती, यानी बढ़ नहीं सकती। ये आदर्श रस्सी के काम है, ठीक है ना। नॉन एक्सटेंसिबल, ठीक है, बढ़ नहीं सकती है, प्रसारित नहीं हो सकती है, और द्रव्यमानहीन होना चाहिए। अगर द्रव्यमानहीन है बच्चों, द्रव्यमानहीन है, तो आपकी वो रस्सी आदर्श है। और आदर्श रस्सी को अगर मान लो कोई चीज को अगर हम लटकाते हैं, इस रस्सी से बांधकर इसको किसी को लटकाया, तो आदर्श रस्सी में हर जगह तनाव दोनों दिशाओं में होता है। हालांकि आई डोंट थिंक कि आपको ये बातें बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर आपको रस्सी आदर्श दे रखी है, ठीक है, तो आदर्श रस्सी जिसका द्रव्यमान नहीं होता और जो प्रसारित नहीं होती, यानी ऐसे पकड़ के उसको खींच नहीं सकते, अगर आप पकड़ोगे ना तो उसके अंदर बल तो जरूर आएगा, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं, टाइट की टाइट वैसे के वैसे रहेगी, ठीक है। तो हम लोग बात क्या करेंगे बच्चों कि अगर आदर्श रस्सी है तो उसके हर जगह पर, यहां 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 किसी भी जगह पर देखोगे तो तनाव टी रहेगा। टेंशन इसको टी से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो तनाव टी ही रहेगा। और उस तनाव की अगर आपको दिशा पूछे, उस तनाव की अगर आपको दिशा पूछे, तो उस दिशा का मतलब है कि वो दोनों दिशाओं में होता है। किसी भी जगह पर रस्सी, अगर आपको कोई पूछे ना कि बल कौन सी दिशा में लग रहा है, तो सर एक रस्सी है तो रस्सी पर तो बल दोनों दिशाओं में ही लग रहा है, रस्सी पर तो बल दोनों दिशाओं में ही लग रहा है। तो सर हम जब एफवीडी बनाएंगे तब बल की दिशा क्या लेंगे। तो अगर मान लो कि ऐसे कोई दो ब्लॉक है ना, एक ये ए और एक ये बी, इनको रस्सी से जोड़ा हुआ है, तो आपको कोई बोले कि रस्सी पर तनाव क्या होगा, तो हम बोलेंगे आदर्श रस्सी है सर, पूरी रस्सी में तनाव तो सेम ही होगा, ठीक है सर, बराबर होगा। ओके, अगर हमें यह बोला जाए कि यहां पर तनाव क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि टी है, इस दिशा में भी उतना ही है, इस दिशा में भी उतना ही है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि यहां पर अगर कोई बिंदु है, वो बिंदु पर तनाव क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मतलब एकदम इसके पास वाले पॉइंट की बात करें तो सर उसके बाद में ऊपर तो रस्सी है नहीं, इसका मतलब रस्सी कौन सी तरफ है, नीचे की ओर है। तो ये ब्लॉक को अगर इस रस्सी को बोला जाए कि खींचना है, इस रस्सी को बोला जाए कि खींचना है, तो ये इस ब्लॉक को क्या करेगी, नीचे की ओर ही तो खींचेगी ना यार। तो इस जगह पर अगर आपको कोई बोले तनाव क्या है, तो आप बोलोगे इस दिशा में है। इस जगह पर अगर आपको कोई बोले तनाव कौन सी दिशा में है, तो आप इस दिशा में, ऐसे इसकी दिशाएं देनी होती है। बीच के किसी बिंदु पर तनाव दोनों दिशाओं में होगा, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि एक्सट्रीम पॉइंट पे कि इस किनारे पर या इस किनारे पर तनाव बताओ, तो आप क्या बताओगे, तनाव उस दिशा में होगा जहां पर रस्सी की लंबाई पड़ी है। यानी यहां तो ये खत्म हो गया, यानी रस्सी की लंबाई कौन सी तरफ है, ऊपर की ओर है, तो यहां पर तनाव ऊपर की ओर लगेगा, यहां पर तनाव नीचे की ओर लगेगा। ये आपका रस्सी में तनाव हो जाएगा। अच्छा, कब, जब आदर्श रस्सी है और द्रव्यमानहीन है। अगर द्रव्यमान वाली रस्सी हो, ठीक है ना, अगर द्रव्यमान वाली रस्सी हो, क्या हो, द्रव्यमान वाली रस्सी, द्रव्यमान वाली रस्सी हो, अगर द्रव्यमान है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमानहीन नहीं है, यानी वो आदर्श नहीं है, द्रव्यमान वाली रस्सी है, तो हम क्या बोलेंगे, हर जगह तनाव बराबर नहीं होगा, हर जगह तनाव बराबर नहीं होगा। यह क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, हर जगह तनाव बराबर नहीं होगा, हर जगह जो तनाव है वो बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो ये एक रस्सी है, इसका खुद का कुछ भार है, ठीक है ना, बहुत मोटी सी रस्सी है, इसका भार है, तो यहां आपने एक बल लगा के इसको खींचा, तो इसके हर जगह तनाव अलग होगा। यहां पर तनाव T1 है, यहां पर तनाव T2 होगा, यहां पर तनाव T3 होगा, यानी हर जगह इसका तनाव जो है वो अलग अलग बनेगा। ये है रस्सी की कहानी। तो एक बार फिर से देखिए बच्चों, रस्सी क्या होगी। पहली बात तो रस्सी में तनाव क्या आएगा, केवल और केवल जब वो तनित है। अगर रस्सी ढीली है तो क्या ढीली रस्सी किसी को खींच सकती है क्या, ढीली रस्सी तो किसी को नहीं खींच सकती। तो मतलब अगर रस्सी ढीली है
तो उसका कोई मतलब नहीं है, वहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें तनाव 0 हो जाएगा। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में जो भी रस्सी आएगी वो सामान्य आदर्श रस्सी आएगी। और आदर्श रस्सी का मतलब क्या होता है सर? आदर्श रस्सी का मतलब होता है जो द्रव्यमानहीन हो और जिसको प्रसारित नहीं किया जा सके, जो द्रव्यमानहीन हो और जिसको प्रसारित नहीं किया जा सके। तो रस्सी में तनाव आ गया T। अगर आदर्श रस्सी है तो हर जगह तनाव सेम होगा। और रस्सी का खुद का कोई द्रव्यमान है, यानी अगर रस्सी का खुद का कोई द्रव्यमान है उसमें तो क्या बोलेंगे, तनाव हर जगह अलग अलग होगा। डायरेक्शन कैसे देंगे? तो डायरेक्शन का अपने पास एक सिंपल सा तरीका होगा कि जहां से आप देख लो कि किसको खींच रही है सर, तो ये रस्सी इस ब्लॉक को खींचेगी और रस्सी का काम खींचना होता है, कभी दूर भेजना नहीं होता। वो स्प्रिंग दूर भेज सकती है, रस्सी तो केवल क्या करेगी, खींचेगी। तो इस ब्लॉक को, ऊपर वाले को अगर रस्सी खींचेगी तो कौन सी दिशा में खींचेगी? कॉमन सेंस है ना, खींचेगी तो कौन सी दिशा में खींचेगी? नीचे की ओर। तो यहां पर तनाव की दिशा नीचे की ओर। अगर इसको खींचेगी तो कौन सी दिशा में खींचेगी? ऊपर की ओर। तो यहां पर ऊपर की ओर। ये आपका तनाव के बारे में बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बताना है कि हर जगह यहां पर टेंशन जो है वो बदलता रहता है जब द्रव्यमान वाली रस्सी है। क्लियर है? पढ़ा है सबने? नहीं पढ़ा तो यहां से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई रोहित? ओके, अच्छा, अगर हमें यह बोल दिया जाए, कुछ ऐसे भी होता है, जैसे एक ये पुल्ली होती है, पुल्ली के बारे में भी मैं बता देता हूं। पुल्ली यानी, यहां पे मैं लिख देता हूं, पुल्ली यानी घिरनी। घिरनी जो होती है उसका क्या काम होता है? तो घिरनी भी आदर्श घिरनी, अगर आपको बोला, क्या बोला? आदर्श घिरनी, क्योंकि अपने रोटेशन जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक घिरनी भी क्या रहेगी? आदर्श। तो आदर्श घिरनी का मतलब होगा द्रव्यमानहीन। क्या होगा? द्रव्यमानहीन व घर्षण रहित। आदर्श घिरनी का मतलब होगा द्रव्यमानहीन व घर्षण रहित। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आदर्श घिरनी के बारे में होगा, ठीक है ना। ये आदर्श घिरनी के बारे में होगा कि पुल्ली यानी घिरनी जो है वो ऐसे। तो घिरनी ऐसे होती थी पुराने टाइम में, कुएं वगैरह से पानी निकालते थे ना, अब भी किसी चीज को पुल करना है, खींचना है, तो अपन ऐसे घिरनी लगा देते हैं ना, और ऐसे गोल गोल घुमा के उसको खींचा जाता है, तो वही घिरनी है, ठीक है। तो घिरनी में मान लो इधर एक ब्लॉक M1 लटका है बेटा, और ये ऐसे होके दूसरी तरफ ब्लॉक लटका है आपका M2, ये घिरनी है, ठीक है। ये अगर घिरनी है तो आपको बोला जाए कि घिरनी आदर्श है। कॉम्बिनेशन सुनना बात को, घिरनी भी आदर्श है और रस्सी भी आदर्श है। घिरनी भी आदर्श है और रस्सी भी आदर्श है। चीजों को समझोगे, ठीक है ना। कहां गलत करते हो वो चीजें समझ लो कि कहां पर अपने को चीजें बदलनी है। बाकी सबको आता है T1 T2 करना, वो भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात की कि सर ये घिरनी है तो आदर्श है। कौन आदर्श है? घिरनी भी आदर्श है, ओके। घिरनी भी हमने क्या लिख दी? आदर्श। और रस्सी भी क्या लिख दी? आदर्श। दोनों चीजें आदर्श हैं, दोनों चीजें आदर्श है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस रस्सी में पूरी में तनाव T ही रहेगा हर जगह, चाहे आप इधर हो चाहे आप इधर हो, आपका पूरी रस्सी में हर जगह तनाव क्या रहेगा? T ही रहेगा। घिरनी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना तो घिरनी का द्रव्यमान है और साथ में ना घर्षण है। ना तो घिरनी का द्रव्यमान है ना घिरनी का घर्षण है, तो आप क्या बोलोगे कि इस पूरी रस्सी के अंदर यहां से लेकर यहां तक हर जगह रस्सी में आपका जो तनाव है वो समान रहेगा, इस तरीके से, ओके। अगर मैं बोलूं दूसरा डायग्राम आपका बनाऊं, और इसमें मैंने बोल दिया कि रस्सी तो आदर्श ले लो, रस्सी तो आदर्श ले लो, रस्सी आदर्श है। अच्छा, रस्सी आदर्श ले लिया और घिरनी आदर्श नहीं ली। घिरनी जो है आपकी, पुल्ली जो है वो आदर्श नहीं ली, उसमें फ्रिक्शन वगैरह आ गया। घिरनी जो है वो क्या ले लिया आपका? आदर्श नहीं ली। घिरनी आदर्श नहीं है, यानी या तो उसमें फ्रिक्शन है या उसका कुछ मास है, ऐसा कुछ बात आ गई। घिरनी आदर्श नहीं ली। रस्सी तो आदर्श है, घिरनी आदर्श नहीं ली। तो रस्सी आदर्श है, घिरनी आदर्श नहीं ली, तो ये पुल्ली बनाया। अच्छा, तो ये पुल्ली है आपका, यहां पर मास M1 है, यहां पर है साहब M2। तो सर रस्सी तो आदर्श है, तो यहां पर टेंशन T है, यहां पर भी T होगा और यहां पर भी T होगा। लेकिन जब हम घिरनी को पार करके उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, घिरनी को पार करके उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, घिरनी को पार करके उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे बेटा, तो ये तनाव जो है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार घिरनी आदर्श नहीं है, या तो उसमें कुछ फ्रिक्शन आ गया या कुछ ऐसा है, आदर्श नहीं है। तो यहां पर आप लोग क्या लिख दोगे कि सर T डैश हो जाएगा, ये और ये T डैश और ये
टी डैश। यानी कहने का मतलब एक तरफ तनाव अलग होगा, दूसरी तरफ तनाव अलग होगा, एक तरफ तनाव अलग होगा, दूसरी तरफ तनाव अलग होगा। अगर घिरनी आदर्श नहीं है, उसमें अपन ने क्या डाल दिया है, घर्षण है। अगर उसमें घर्षण है, अगर उसमें हमने घर्षण डाल दिया, घिरनी आदर्श नहीं रही, आदर्श नहीं रही, तो ये वाला सिस्टम वहां पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, है ना। तो ये वाली जो कहानी है वो अपने को बतानी है। अब मैंने इसमें ये नहीं बोला है कि एक साइड मास ज्यादा है, एक साइड मास कम है, कुछ भी हो, मास का कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे फोटो बनाई है। मैंने आपको रस्सी के लिए बताने की कोशिश की है कि दोनों अगर आदर्श है, रस्सी और घिरनी दोनों आदर्श है, तो पूरी रस्सी में तनाव आपका नियत रहेगा। अगर रस्सी आदर्श है, घिरनी आदर्श नहीं है, तो एक साइड की रस्सी में तनाव टी रहेगा और दूसरी साइड की रस्सी में तनाव टी डैश रह जाएगा। और सर अगर दोनों ही आदर्श नहीं हो तो फिर हर जगह तनाव बदलेगा, केवल एक साइड दूसरे साइड की बात नहीं होगी, हर जगह आपका जो तनाव है वो बदलता रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि रस्सी आदर्श नहीं है, रस्सी के पास कुछ द्रव्यमान है, तो हर जगह आपका तनाव जो है वो क्या होगा, बदलेगा बच्चों, है ना। तो ये आपके पास है। तो क्या सर हम लोग हमेशा आदर्श पढ़ते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग आदर्श के साथ करते हैं, लेकिन कई बार आदर्श नहीं पढ़ते हैं। कहां? रोटेशनल डायनेमिक्स में। रोटेशनल डायनेमिक्स में हम घिरनी में घर्षण मानेंगे, और जब घिरनी में घर्षण मानेंगे ना, तो वहां जाके मैं लिखूंगा यहां T1 और यहां पे T2, अलग अलग तनाव लिखूंगा, ठीक है ना, यहां T1 और यहां T2, तो ये अलग अलग चीजें वहां पर होगी। तो ये आपको देखना है। तो इसलिए ये कंडीशंस बताई गई है कि कब तनाव अलग अलग होगा, कब नहीं होगा। एनएलएम में तो हम आदर्श मान के ही चलेंगे, ठीक है ना, सीधा सा। हां, है ना। और टेंशन की दिशा के लिए केवल क्या सोचना है कि रस्सी को देखो, अगर कोई बीच का पॉइंट है तो लिख देना टेंशन दोनों तरफ है, और कोई साइड का पॉइंट है, किनारे का पॉइंट है, तो देखना कि इस किनारे से रस्सी कौन सी तरफ ज्यादा लंबी पड़ी हुई है। तो सर नीचे की ओर, तो नीचे की ओर खींचेगी, इधर सर नीचे की ओर। यहां पर इस किनारे की बात करूं तो रस्सी कौन सी तरफ है, ऊपर की ओर, तो यहां से ऊपर की ओर खींचेगी, यहां से ऊपर की ओर खींचेगी, सीधा सा दे देंगे क्लियरली, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, रोटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि ये चीजें ऐसे हैं। हाँ, उसमें घर्षण होता है भाई, चक्की के पलवटों के बीच में घर्षण होता है। अरे हाँ, जब तक वो स्पेशली नहीं बोले कि यहां पर घर्षण वगैरह है या इसका रस्सी का द्रव्यमान है, तब तक हम आदर्श ही मानते चलेंगे, ठीक है ना, आदर्श ही मानते चलेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई कि रस्सी में तनाव कहां से आया। तो अगेन हम क्या बोलेंगे कि रस्सी को जब खींचा जाता है तो उसके अंदर विद्युत चुंबकीय बल जनरेट होता है, रस्सी के परमाणुओं के बीच में आवेश का बल लगता है, इसलिए रस्सी तनाव जो है वो भी एक विद्युत चुंबकीय बल का भाग है। ये जरूर लिख लेना ना, ये भी आप लोग लिख लेना। तनाव की बात की तो ये भी एक विद्युत चुंबकीय बल का ही भाग है, ये भी विद्युत चुंबकीय बल का ही भाग है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बाहर जितने भी बल लगेंगे वो सब ऐसे ही लगेंगे, या तो ग्रेविटेशनल या विद्युत चुंबकीय, ठीक है ना। तो लिखो, अब अपनी लैंग्वेज में लिखो भाई। है ना, चलिए, तो ये हो गया, है ना। बताएंगे आपको और भी कुछ चीजें हैं। हाँ, पुल्ली के ऊपर वाली रस्सी, पुल्ली के ऊपर वाली रस्सी अगर बात की जाए, ये वाला सिस्टम है। ये एडवांस में एक बार क्वेश्चन भी आया था, शानदार चीज है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या। हाँ बिल्कुल, घर्षण होगा तो घर्षण दिया हुआ होगा ना, टेंशन क्यों है। तो यहां से अगर बात की जाए, यहां से ऐसे जाए, तो अगर आदर्श रस्सी है और आदर्श पुल्ली है तो हर जगह टेंशन टी होगा। बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, हर जगह टेंशन टी होगा, ऊपर वाली जो पुल्ली के ऊपर वाली रस्सी है उसमें ये। लेकिन ये वाली कंडीशन है जिसमें एक जगह टी है और एक जगह टी डैश है, एक जगह टी है और दूसरी जगह क्या है, टी डैश है, एक जगह टी है और दूसरी जगह टी डैश है, तो लगातार बदलेगा बेटा,
लगातार इसमें तनाव बदलेगा, यहां से लेकर यहां तक लगातार तनाव बदलता जाएगा, टी से लेकर टी डैश होगा, ठीक है ना। वो कैलकुलेट भी करते हैं एंगल थीटा पे, लेकिन वो एडवांस का क्वेश्चन है, आता है टी डैश इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस म्यू थीटा, लेकिन वो अपने को नहीं करना है ना। बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हो, रस्सी में तनाव रहेगा क्योंकि किसी न किसी वस्तु को उसने खींच रखा है। तो चारों डायरेक्शन से दबाए तो चारों डायरेक्शन से आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाना है बेटा, वो भी करने वाले हैं, न तल पर भी करेंगे, सारे करेंगे, टेंशन मत लो, है ना। आइए, अच्छा ये आपका आ गया। इसके अलावा एक बल और जो हमें पढ़ना है वो है स्प्रिंग बल, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही है, कमानी। ये सब लोगों ने आपने देखा होगा, कमानी, स्प्रिंग। तो एक्चुअली क्या होता है, ये भी आपका विद्युत चुंबकीय बल का ही पार्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैया कमानी बल की बात करूं मैं, स्प्रिंग कमानी, तो आप लोगों ने इसे देखा होगा कि यहां से एक रस्सी ऐसे अपने एक तरफ तो दीवार से बांधी गई है और दूसरी तरफ से ऐसे रखी हुई है, कमानी सॉरी, और ये जो है इसकी एल, ये प्राकृतिक लंबाई है, एल जो है वो इसकी प्राकृतिक लंबाई है, एल जो है इसकी प्राकृतिक लंबाई है। क्या है बच्चों, प्राकृतिक लंबाई है। अच्छा, जब तक ये अपनी प्राकृतिक लंबाई में रहेगी किसी को कुछ नहीं बोलेगी। कमानी स्प्रिंग सबने देखा होगा, ठीक है ना, स्प्रिंग जो है वो हम लोगों ने सबने देखा होगा, है ना। तो वही चीज है, रस्सी में मास का मतलब रस्सी का खुद का द्रव्यमान है ना। आइडियल का मतलब हम लोग ऐसा मानेंगे कि रस्सी तो है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं है, यानी आदर्श स्थिति है, ऐसा होता थोड़ी है। बिना द्रव्यमान की रस्सी हो सकती है क्या, लेकिन हम लोग ये मानेंगे, अपने जो क्वेश्चन है वो बिना द्रव्यमान की रस्सी मानते हैं, ठीक है ना। और रस्सी का द्रव्यमान यानी खुद का द्रव्यमान होना, कि रस्सी का द्रव्यमान 1 किलो है 2 किलो है, हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं भैया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पुल्ली लटक रही है, उस रस्सी का तनाव भी निकालेंगे, बिल्कुल वो भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, एक ही है रुचि का, तो वो भी करने हैं, नत्तल वाले क्वेश्चन भी करने हैं, वो सारे आ जाएंगे लाइन वाइज। अब ये स्प्रिंग है, सब लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा। तो जो हम लोग देखते हैं कि सारे जो है स्प्रिंग, तो अगर बात की जाए, आपने देखा होगा स्प्रिंग यहां पे पड़ी है, स्प्रिंग यहां पे पड़ी है, तब उसमें कोई भी बल नहीं लगता है, लेकिन अगर उसको खींचे, अगर ये प्राकृतिक लंबाई में है तो स्प्रिंग बल Fs यानी कमानी का बल 0 है, कमानी का बल 0 है, कमानी का बल जो है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैं पकड़ के खींच दूं या दबा दूं, अगर मैं इसको पकड़ के खींच दूं या दबा दूं, तो इसके साथ जो भी घटना होगी ना, ये उसका विरोध करेगा, इसके साथ जो भी घटना होगी ना, ये उसका विरोध करेगा। एक तो अगर आप खींच रहे हो तो वो खींचने का विरोध करेगा, कॉमन सेंस लगाना आप सीधा सा, खींच रहे हो तो खींचने का विरोध करना। आप लोग जानते हो ना, अगर स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहे हो तो वो क्या करेगी, अंदर की ओर वापस जाने की कोशिश करेगी। तो वही मैं कर रहा हूं, अगर मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींचा और इसकी जो लंबाई है बच्चों, ये जो मैंने इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई L जो है, L डैश जो है, वो पहले L थी, उससे कुछ X मैंने इसको बढ़ा दिया, मैंने इसको पकड़ के बाहर की ओर खींचा, कोई बल लगाया ऐसे बाहर की ओर, और खींच कर मैंने इसकी लंबाई थोड़ी सी X दूरी से बढ़ा दी। क्या कर दी, X दूरी से उसकी लंबाई बढ़ा दी। ओके, तो अगर मैंने लंबाई को X दूरी से ऐसे बढ़ा दिया खींचकर, तो कहने का मतलब अब स्प्रिंग क्या करेगी, वापस जाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। ये स्प्रिंग क्या करेगी, वापस जाने की कोशिश करेगी, वापस जाने की कोशिश करेगी, तो इस पर अंदर की ओर बल लगेगा Fs, और वो बल लगता कितना है, वो Fs लगता है आपका kx के बराबर। किसके बराबर लगता है, kx के बराबर। तो x तो क्या है, लंबाई में परिवर्तन, x तो आपका सीधा सा क्या आ गया, लंबाई में परिवर्तन, x तो आपका क्या आ गया, लंबाई में परिवर्तन। ओके, x तो आपका आ गया लंबाई में परिवर्तन, और k जो होता है वो होता है कमानी नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, कमानी नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, तो सर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट कमानी नियतांक जो है ये डिपेंड करता है कमानी के पदार्थ, कमानी का पदार्थ क्या है उस पर निर्भर करता है, और उसके साथ साथ किस पर डिपेंड करता है, उसके आकार व उसकी आकार पे, यानी कितनी लंबाई है, चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई क्या है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है।
ठीक है ना। तो क्लियर सी बात है कि अगर हम यहां पर देखें कि इस रस्सी को पकड़ के बाहर की ओर खींचा गया, इस रस्सी को पकड़ के बाहर की ओर खींचा गया, तो रस्सी को पकड़ के बाहर की ओर खींचा गया या कमानी को पकड़ के बाहर की ओर खींचा गया, तो इसके अंदर इसकी लंबाई बढ़ गई, तो ये अपनी लंबाई में बढ़ने का विरोध करेगी। लंबाई में बढ़ने का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो ये रस्सी अपने आप को अंदर की ओर संकुचित करने की कोशिश करेगी, तो इस पर एक बल अंदर की ओर लगेगा, Fs। क्या लगेगा? Fs जो है वो अंदर की ओर लगेगा। Fs किसके बराबर होगा? Kx के बराबर। जहां K तो है कमानी नियतांक। आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये कमानी नियतांक किस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। कमानी नियतांक जो है वो किस पर डिपेंड करता है? तो एक तो कमानी का पदार्थ यानी ये किससे बना हुआ है, और दूसरा उसका क्षेत्रफल, लंबाई यानी आकार क्या है, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। और x क्या है? x है लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, यानी कितनी इसकी लंबाई पहले थी, अब ये कितना हो गया, ठीक है ना। लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया। ओके, तो ये चीज होती है। अगर मैं इसको ये बोल दूं, मेरे को बात को सुनना और आप लोग सब जानते ही हो, अगर मैं इसको बोल दूं कि सर ये बढ़ाने की बजाय अगर मैंने इसको दबाया होता, लंबाई को बढ़ाने की बजाय अगर मैंने इसकी लंबाई को दबाया हुआ होता, यानी लंबाई को मैं थोड़ा कम कर देता, ठीक है ना, ऐसे मैंने कुछ फोर्स लगा के, कोई फोर्स लगाया और ये फोर्स लगा के मैंने इसको दबा दिया, तो इसकी जो लंबाई है एल डैश वो L माइनस एक्स हो गई। क्या हो गई? L माइनस एक्स हो गई, यानी लंबाई थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है ना। लंबाई जो थोड़ी सी है वो कम हो गई है। अब लंबाई थोड़ी सी कम हो गई है बच्चों, तो इसका मतलब अब क्या करेगी? अगर स्प्रिंग को हमने ऐसे दबाया, स्प्रिंग को हमने ऐसे दबाया, तो स्प्रिंग को अगर हमने ऐसे दबाया तो स्प्रिंग क्या करेगी? बाहर की ओर। अगर आप किसी को ऐसे दबाते हो तो वो क्या करती है? बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है। क्या करती है? बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है। तो स्प्रिंग इस पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगी। Fs जो लगेगा आपका वो ऐसा लगेगा। हालांकि वैल्यू उस Fs की भी क्या होगी बच्चों? Kx के बराबर होगी। क्या होगी? Kx के बराबर होगी। तो अगर मैं बोलूं कि यार इसको वेक्टर फॉर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म में बताओ, x क्या है? जितना लंबाई में परिवर्तन किया है। पहले लंबाई कुछ L थी, अब L डैश हुई, तो कितना परिवर्तित किया? x बढ़ाया या घटाया, बस वही x है। टोटल लंबाई नहीं है, लंबाई में परिवर्तन कितना किया है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो स्प्रिंग फोर्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ kx। माइनस ऑफ kx का क्या मतलब है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान से देखना कि माइनस यहां पर बता रहा है डायरेक्शन का अपोज। जब आपने x बढ़ाया तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगा? विपरीत दिशा में, इस तरफ लगा। आप देख लो, x जब आपका इस तरफ था तो स्प्रिंग फोर्स लगा ऑपोजिट साइड में। अच्छा, जब आपने x कम किया, यानी लंबाई आपने कम की, x को कम किया, तो फोर्स क्या लगा? बाहर की ओर। फोर्स क्या लगा? बाहर की ओर। तो इसलिए हम क्या करते हैं? Fs इज इक्वल टू माइनस kx, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। यहां पर माइनस जो है वो किसको बताता है? दिशा, विपरीत दिशा को बताता है। किसको बताता है बच्चों? विपरीत दिशा को बताता है। ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। विपरीत दिशा को बताता है। किसको बताता है? ये विपरीत जो दिशा लग रही है उसको बताता है कि भाई बल जो है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर आप बढ़ाओगे, अगर आप स्प्रिंग को बढ़ाओगे यानी दूर लेके जाओगे तो फोर्स अंदर की ओर लगेगा, और अगर आपने स्प्रिंग को दबाया है यानी पास लेके आ रहे हो तो फोर्स क्या लगेगा? बाहर की ओर यानी दूर ले जाने वाला लगेगा। यही आपका क्या है? स्प्रिंग है। और इसको हम बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स, और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है भाई। जब तक आदर्श स्प्रिंग है, आदर्श स्प्रिंग में हम लोग इसको संरक्षित बल की श्रेणी में रखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की श्रेणी में रखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां तक की बातें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। सारी चीजें क्लियर है ना? हां, ठीक है। धर्मेंद्र, ये भी बहुत सही बात है यार। कांस्टेंट किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये बात नहीं होती। एक्चुअली वो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है ना सार्वत्रिक नियतांक, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं करता, कुछ भी हो जाए। और कहीं पर केवल ऐसे नियतांक लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि वो किसी न किसी जगह पर डिपेंड करता है, लेकिन इस सिचुएशन में अपने लिए वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। किसी न किसी चीज पर वो डिपेंड जरूर करता है, लेकिन इस सिचुएशन में वो अपने लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर ये बात अपने को देखनी है कि इस सिचुएशन में ये कांस्टेंट है। ओके, तो अब अगर आपको बोले कि स्प्रिंग कांस्टेंट Fs इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, आ गया? बिल्कुल आ गया। तो के की यूनिट क्या होगी? के की यूनिट भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन लेंथ। ये फोर्स है, ये लेंथ है, तो फोर्स होता है न्यूटन में, और लेंथ को आप लिख दो मीटर। तो इसकी यूनिट भी होती है बच्चों क्या? न्यूटन बटा मीटर। न्यूटन बटा मीटर। तो ये आपको लिखना है। आदर्श रस्सी के लिए इसको संरक्षित बल की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना।
हाँ ये तुला में काम आएगा, ठीक है ना। ओके, तो विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है ना। सार्वत्रिक नहीं है भैया, सार्वत्रिक होता तो वो किसी पर निर्भर नहीं करता। तो विपरीत दिशा में अगर लगेगा, क्यों लगेगा? अगर आप दबा रहे हो, देखो सीधी सी बात है, आप लोग खुद देखो ना, ये रस्सी है, आप यहां से प्रैक्टिकली देखो, है ना। मैंने रस्सी को दबाया, मैंने रस्सी को दबाया, इसको स्प्रिंग को दबाया, दबा के मैंने छोटा कर दिया, मैंने स्प्रिंग को दबा के छोटा कर दिया, तो एक्स इधर लगाया, विस्थापन मैंने इसका इस तरफ किया। अगर मैंने इसको छोटा कर दिया और विस्थापन इस तरफ कर दिया, तो बताइए बल कौन सी तरफ लगाएगी? ये रस्सी कौन सी तरफ, स्प्रिंग किस तरफ बल लगाएगी? इस दिशा में। यानी एक्स और स्प्रिंग का बल दोनों क्या है? विपरीत है, इसलिए हमने आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, सिंपल सा। अगर मैं इस रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच लेता, ठीक है ना, मैं रस्सी को पकड़ के ऐसे बाहर की ओर खींच लाया इतना, तो मैंने इसका विस्थापन कितना किया सर? यहां से एक्स बाहर की ओर किया। अगर मैंने रस्सी को ऐसे खींचा या स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींचा, तो स्प्रिंग क्या करेगी? अंदर की ओर फोर्स लगाएगी, यानी इसमें होने वाले चेंज का ये विरोध करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसमें होने वाले चेंज का ये विरोध करेगी। अच्छा, के किस पर डिपेंड करता है? ये बात आपको कहां बताया जाएगा? सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में बता दिया जाएगा। के ये होता है वाई ए बाई एल पर निर्भर करता है, जहां ए एरिया है, एल लंबाई है और वाई यंग प्रत्यास्था गुणांक है, ठीक है ना। तो ये वहां पर बताया भी जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए ये स्प्रिंग हो गया आपका। तो अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे और आज से हम लोग ये चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। एक बच्चा सा क्वेश्चन है, एकदम कुछ भी नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर करना है जल्दी से। तो देखिए, ये एक ब्लॉक है मास ए का 4 kg का, और इसके नीचे दूसरा ब्लॉक लटक रहा है मास बी का, जल्दी जल्दी आंसर करना है, 2 kg का। आपको 2 रस्सियां देख रही है, रस्सी 1 और रस्सी 2, ठीक है ना। रस्सी 1 और रस्सी 2, 2 रस्सियां आपको दिख रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो, प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो, प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो, प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो। जल्दी से बताओ बच्चों, प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो, जल्दी से बताइए क्या करना है। एफ एस यानी फोर्स ऑफ स्प्रिंग। प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात आपको करना है, जल्दी से बता दीजिए। कुछ नहीं है, इस रस्सी में और इस रस्सी में तनाव कितना लगेगा? ओ दीदी, वो एक कंडीशन का फॉर्मूला नहीं है, ऑल ओवर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर सीधा समझाया, यहां पर सीधा समझाया, फिर ये ऑल ओवर फॉर्मूला लिखा है ना, आगे भी लिखा है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग में लगा लिया करो कि सर मैं इसको ऐसे साफ का साफ थोड़ी लेके जाना है यार, वहां ऊपर जाके कोई वैल्यू नहीं होगी कि ये देखो मैंने अपना पूरा पूरा साफ लेके आया हूं सर, मैंने बिल्कुल काम में नहीं लिया है। लो लॉर्ड जी, भगवान जी, ये लो, मैं बिल्कुल टेंशन ही नहीं ली, कभी मैंने सोचा ही नहीं, इसको एकदम साफ कोरा पड़ा है, थोड़ा अपना लगा लिया करो, ठीक है। वो एक कंडीशन का नहीं है, जनरल का फॉर्मूला लिखाया है मैंने यहां पे बता दिया कि दबाने से, खींचने से ये होगा, दबाने से ये होगा, फिर जनरल का फॉर्मूला लिखाया कि देखो यहां पर ये विपरीत चल रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस लिखा है। लगाया करो थोड़ा सा, काम फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब लगाने से खर्च नहीं होता, डेटा खत्म नहीं होगा, डेटा बढ़ता है उल्टा जब लगाओगे ना आप अपने दिमाग का। हाँ, जो आप लोग नहीं, जो खर्च हो रही है वो चीज तो लगा रहे हो आप, ऐसे ये टाइप करते हो उससे अंगुलियां जरूर घिसेगी, तो टाइप करने की बजाय थोड़ा सा ये लगा लिया करो, सही रहेगा। हाँ, 60 न्यूटन और 20 न्यूटन, बिल्कुल सही बात है, 60 न्यूटन और 20 न्यूटन आ जाएगा। चलिए, एकदम आसान सी बात है। अब बताया है एफवीडी, ठीक है ना, अब बताया है एफवीडी बनाना। क्या करते हैं एफवीडी बनाने के लिए? सबसे पहले जो एकदम अलग है ना उसको लेके आओ, एकदम जो दूर है। तो सर ए जो है वो तो 2 रस्सियों से टकराया हुआ है, मतलब घिरा हुआ है। आप जो एक्सट्रीम वाला है, सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला, सबसे दाएं वाला, सबसे बाएं वाला, उनके साथ बात करते हैं। तो सर बी को लेके आए, किसको लेके आए? बी को। तो एफवीडी बनाएंगे सबसे पहले बी की, है ना, एफवीडी बनाएंगे सबसे पहले बी की। कितना केजी का है? 2 kg का। कितने का है बच्चों? 2 kg का। तो एफवीडी बनाएंगे 2 kg की। तो भैया इस पर नीचे की ओर लगेगा mg, वो mg कितना होगा? 20 न्यूटन। कितना होगा? 20 न्यूटन। अच्छा,
और इसको बी को, ध्यान से बताओ, बी को, इस बी को अगर आपसे कोई पूछे कि ये बी जो है उसको नीचे गिरने से रोक कौन रहा है, क्या बी किसी के संपर्क में है? आप बोलोगे नहीं सर वैसे संपर्क में तो नहीं है, उस वैसे संपर्क में तो नहीं है, दैट मीन्स कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो नहीं है। तो बी पर और कौन है सर? बी रस्सी से जुड़ा हुआ है, रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो इस जगह पर मैं बोलूं तनाव बताओ, तो इस जगह पर तनाव क्या होगा? ऊपर की ओर होगा टी। इस जगह पर तनाव क्या होगा? टी ऊपर की ओर होगा। क्या होगा? टी ऊपर की ओर होगा। तो टी ऊपर की ओर, क्या ये कहीं जा रहा है सर? रस्सी 2 है, ये रस्सी 2 है तो मैंने T2 लिख दिया। क्या लिख दिया? T2 लिख दिया। क्या लिख दिया? T2 लिख दिया। ओके, तो बच्चों बात यह है कि ये T2 किसके बराबर आ जाएगा कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर कर दो, तो T2 बराबर आ गया 20 न्यूटन। क्या आ गया? T2 बराबर आ गया 20 न्यूटन। चलिए ये बात खत्म हो गई। अब बनाते हैं FVD किसका? अब बनाते हैं FVD A का। तो ये A के पास गए, बिल्कुल। A का मास कितना है? 4 kg। क्या है? 4 kg। A का मास है 4 kg। इस पर नीचे की ओर लगा mg, लग गया। mg कितना है सर? इसका mg 40। A पर और क्या लग रहा है सर? A को ये वाली जो रस्सी है, नीचे वाली जो रस्सी है वो नीचे की ओर खींच रही है। A को नीचे वाली जो रस्सी है वो नीचे की ओर खींच रही है, और ये ऊपर वाली सर, ऊपर वाली ऊपर की ओर खींच रही है, नीचे वाली नीचे की ओर और ऊपर वाली ऊपर की ओर। तो लिख दो भाई कि नीचे की ओर T2 लगा दिया, ऊपर की ओर T1 लगा दिया। A पर कोई और फोर्स है क्या? नहीं। एक तो सर इसका mg है और 2 तनाव है, ठीक है, लिख दिया। 3 फोर्स है, रुका हुआ है या चल रहा है? रुका हुआ है। दैट मींस ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स। तो ऊपर लगेगा T1, नीचे क्या लगेगा? mg प्लस T2। लगा दो भैया। T1 बराबर mg इसका 40 आया, T2 इसका 20 आया, टोटल हो गया आपका 60 न्यूटन। क्या हो गया? 60 न्यूटन। टोटल हो गया आपका 60 न्यूटन। टोटल हो गया 60 न्यूटन, ठीक है ना? तो कहानी क्लियर है। ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है। जब तक रस्सी सेम रहेगी, जब तक रस्सी सेम रहेगी, टेंशन सेम, रस्सी बदल गई तो टेंशन बदल गया भाई। तो ये रस्सी 1 थी, 2 थी, ये रस्सी 1 था। लिखा हुआ था प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो, तो दोनों रस्सियों में तनाव अलग अलग निकाल दिया आपने, ठीक है ना? तो ये आपने यहां पर बता दिया सीधा सा कि T1 20 न्यूटन और T2 60 न्यूटन। यही कहानी है भाई, यही कहानी है। mg हमेशा लगेगा। अगर उसके पास द्रव्यमान है और वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो mg तो लगना ही लगना है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है? उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता भाई। हां, ओके। अब हम एक बात करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चन आते हैं या भार मापने की जो चीज है ना, एक्चुअली में वो जो मशीन है ना वो भार नहीं मापती है, वो सॉरी द्रव्यमान नहीं मापती है, भार मापती है। यानी अगर आप किसी मशीन के ऊपर खड़े होगे ना तो वो mg को पढ़ेगी। किसको? mg को पढ़ती है वो, और फिर आपका उत्तर बताती है। तो आप सब लोग ये बताइए, आप सब लोग ये बताइए कि अगर आप किसी मशीन के ऊपर खड़े होते हो, अगर आप किसी मशीन के ऊपर खड़े होते हो तो वो आपका भार कितना बताएगी? सब लोग एक बार कमेंट कर करके बताइए कि आपका भार कितना है, आपका भार कितना है? सारे लोग बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है ना? भार कितना है और द्रव्यमान कितना है, दोनों बता दीजिए, थोड़ा सा समझ जाते हैं। भार कितना है और द्रव्यमान कितना है? थोड़ा सा एक मेरे को कुछ मिसकॉन्सेप्ट सा लग रहा था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों बताओ, क्योंकि जो मशीन है ये तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा ना, वो जो मशीन है वो तो बल मापती है, बल यानी भार मापेगी। आप किसी पे खड़े होते हो तो बल मापती है, ठीक है ना? अरे अलग आएंगे, बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टेंशन मत लो। फैजन अली एक बार सुनते रहो चीजों को, आंसर करो इस चीज का। भार और द्रव्यमान दोनों मतलब ऐसे ब्रैकेट में साथ में लिख के बताओ, मेरे को कुछ समझना है। हाँ, कुछ लोग दोनों का आंसर केजी में दे रहे हैं। ये अलग ज्ञान है, भार पृथ्वी के सापेक्ष होता है, द्रव्यमान खुद के सापेक्ष होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत शाबाश। भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है? तो पढ़ा क्या है बेटा? कल भार नहीं पढ़ाया था,
भार क्या होता है? कल पूरा लिखकर पढ़ाया था आपको। भार क्या है? कि जिस बल से पृथ्वी आपको खींच रही है, यानी अगर आपका द्रव्यमान m है तो भार जो होता है उसको w से लिखते हैं और वो mg के बराबर आता है। द्रव्यमान m है तो w जो है वो mg के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? mg के बराबर। अब कई लोगों के बड़ा ही मिसकॉन्सेप्ट है, उनको क्या है कि एक बार मतलब कहीं पर ऐसे एक लाइन लिखी हुई थी और बच्चों ने वो पढ़ दिया कि सर मशीन जो है वो तो भार बताती है, द्रव्यमान जो है वो एक्चुअली नहीं बताती। ये बात तो सही है, लेकिन आगे का लफड़ा किसी ने नहीं पाला। तो आप जैसे मान लो, मैं कॉमन एक बच्चे का बता रहा हूं, जैसे आप किसी मशीन पे खड़े हुए, ठीक है ना, आप किसी मशीन पे खड़े हुए और उस मशीन ने रीड किया, लेट्स सपोज कि जो द्रव्यमान है वो मशीन की जो रीडिंग आई, पाठ्यांक आया वो 60 आया। तो ये आपका भार आया या द्रव्यमान आया? ये भार आया या द्रव्यमान आया? तो बेटा ये द्रव्यमान ही है, ठीक है ना, ये द्रव्यमान ही है। जो मशीन बता रही है और उसकी इकाई केजी है, इसका मतलब ये द्रव्यमान ही है। कई लोगों ने क्या सोचा कि जो मशीन बताती है 60, यानी सर उसने तो भार मापा है, इसमें जी का भाग दे दो तो मेरा द्रव्यमान तो 6 केजी ही है, मशीन 60 केजी बता रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मशीन जो मापती है वो बाहर दिखाती है, ये किसने बोला? है ना, मशीन जो मापती है वो बाहर दिखाती है, किसने बता? कैलिब्रेशन होता है ना यार, कैलिब्रेशन नाम की एक चीज होती है। अकॉर्डिंग टू दैट वो पढ़ती कुछ हो रहा है लेकिन आउटपुट में सही वही आंसर आता है। तो द्रव्यमान अगर आपको मशीन 60 केजी बता रही है तो ये आपका द्रव्यमान ही है, ठीक है। तो सर भार कितना है? तो भार उसने रीड किया है, कितना रीड किया है? mg के बराबर। मैं g को 9.8 नहीं 10 लेके समझा रहा हूं। तो भार उसने 600 न्यूटन पढ़ा, उसने पढ़ा 600 न्यूटन, लेकिन जब उत्तर दिया तब उसने वापस जी से भाग देके आपको 60 केजी बताया है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? तो भार जो होता है वो कहीं जाने से बदलता नहीं है। भार आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सॉरी द्रव्यमान आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी है। और भार जो है वो डिपेंड करता है ग्रह के कि उस ग्रह का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स कितना है। या ग्रह की बात नहीं, अगर आप लिफ्ट में चल रहे हो तो मशीन आपका कुछ और बता देगी, रीडिंग कुछ और बता देगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। कई लोग क्या सोचते हैं, अच्छा मशीन ने 60 केजी बताया यानी मेरा वजन तो 6 केजी है, ये तो 10 से गुणा करके बता रही है। नहीं, वो पढ़ती कुछ और है, आंसर लास्ट में सही देती है, ठीक है ना। तो बात ये करना है, भार मास से कम होता है, बहुत सही। हाँ, मास इज कांस्टेंट बट वे इज चेंजेबल, बिल्कुल सही बात है। वेट जो है वो बदलता रहता है, ठीक है ना। अगर आपका 60 किलो दिखा रहा है ना वो, तो आपका द्रव्यमान 60 किलो ही है। उसने 600 पढ़ा लेकिन उसके अंदर कैलिब्रेशन लगा हुआ होता है, वो 600 का उत्तर 60 दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो 600 पढ़ा और 600 बाहर दे दे। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका द्रव्यमान 60 केजी है, दैट मीन्स वो 60 केजी ही है लाला, उसमें टेंशन नहीं है। आप जमीन पर रहो, आसमान में जाओ, कहीं जाओ, आपका द्रव्यमान 60 का 60 है, तो बदलेगा क्या? भार बदल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे द्रव्यमान तो 60 केजी, भार तो वो डिपेंड करता है कि आप कहां खड़े हो। पृथ्वी पर खड़े हो तो आप बोल सकते हो कि 600 न्यूटन। तो भार जो है वो आपका क्या है? बल है। भार जो है वो बल है, इसलिए सबसे पहले भार के बारे में ही बताया था। सबसे पहला बल जो है मैंने आज मतलब कल जब शुरुआत की थी वो भार के साथ ही बताया था, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? यहां पर हम बात करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, यांत्रिक साम्य अवस्था की। मैं थर्मोडायनेमिक्स का इक्विलिब्रियम या अदर किसी चीज का इक्विलिब्रियम नहीं, मैं आपको केवल और केवल यही बताऊंगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यहां पर अपना यांत्रिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो अगर कोई चीज यांत्रिक इक्विलिब्रियम में है, यांत्रिक साम्य अवस्था का मतलब क्या हो गया, यानी जो हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यांत्रिक इक्विलिब्रियम का मतलब अपने पास एक ही हो गया, सिंपल सी भाषा में, कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, यानी किसी निकाय का कुल बल शून्य है। किसी निकाय पर लगने वाला कुल बल शून्य है। कुल बल शून्य है। कुल बल शून्य है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि अगर वो चल रहा है तो नियत वेग से चलता जाएगा और अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा। यही तो मतलब होता है ना, ठीक है।
अगर वो चल रहा है तो नियत बल से चलता जाएगा, और अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यही है न्यूटन के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग। तो एफ नेट अगर कोई साम्य अवस्था में है तो पहला तो ये मिसकंसेप्ट दूर कर देना कि साम्य अवस्था का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो रुका हुआ हो, चल भी सकता है, लेकिन चलना कैसे है, नियत वेग से चले। तो साम्य अवस्था का मतलब होता है नेट बल, उस पर लगने वाला जो कुल बल है बच्चों, उस पर लगने वाला कुल बल शून्य है, और कुल बल शून्य है तो जो नेट है त्वरण वो भी शून्य हो गया। बल शून्य है तो त्वरण भी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो त्वरण शून्य है तो वेग हो भी सकता है, अगर वेग है तो नियत वेग है, वेग बदलेगा नहीं, और अगर नहीं है, शून्य है तो वो शून्य ही रहेगा, वो भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम लोग सीधा बोल सकते हैं वेग नियत है। वेग क्या है, नियत है। अब वो नियत का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6, इवन दैट 0 भी होता है, 0 भी तो नियत ही है। तो वेग आपका क्या है, नियत है। ये आपको साम्य अवस्था का मतलब है, पता है, ठीक है ना। अब साम्य अवस्था की बात करें, कुल बल शून्य करना है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कुल बल शून्य करेंगे, यानी लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर कर देंगे, ऊपर लगने वाला नीचे वाले के बराबर कर देंगे। तो लेफ्ट वाले को राइट वाले ने बैलेंस कर दिया, ऊपर लगने वाले को नीचे वाले ने बैलेंस कर दिया, तो कुल बल क्या हो गया आपका, शून्य। यही साम्य अवस्था होता है। तो मामला क्लियर है साम्य अवस्था का। साम्य अवस्था का मतलब यह नहीं है कि उस पर बल नहीं लग रहा, साम्य अवस्था का मतलब यह नहीं है कि उस पर बल नहीं लग रहा। साम्य अवस्था का मतलब है बल तो लग सकता है लेकिन कुल बल शून्य है। यही तो है न्यूटन का पहला नियम। और क्या है न्यूटन का पहला नियम, यही है ना कि बिना बाह्य बल के, यानी कुल बल शून्य के हो तो वो जिसमें है उसी में रहता है, जिसमें है उसी में रहता है। अगर चल रहा है तो नियत वेग से चलता जाएगा, और रुका हुआ है तो रुका रहेगा। यानी नेट बल 0 तो त्वरण 0, त्वरण 0 तो वेग नियत। वो नियत वेग जो है वो शून्य भी हो सकता है और अशून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है या फिर अशून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा नियत, बदलेगा नहीं। शून्य है तो शून्य, अशून्य है तो अशून्य, जब तक बल नहीं आएगा वो बदलेगा नहीं। क्लियर है बात, कोई टेंशन नहीं है ना, एकदम छोटी सी बात है, सिंपल सी कहानी है। अब हम पढ़ने वाले हैं साम्य अवस्था के कुछ नियम, फिर हम लोग बात को आगे आगे बढ़ाएंगे और F बराबर ma वाले क्वेश्चन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे, टेंशन मत लेना। चलिए तो साम्य अवस्था की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं यहां पे पेश कर रहा हूं, सबको आंसर करना है। ये एक ब्लॉक है बेटा, ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना। ये ब्लॉक है आपका 2 kg का, ये ब्लॉक है आपका 2 kg का, ठीक है। इसको रस्सियों से बांधकर खींचा जा रहा है। यहां पर एक रस्सी ऐसे बांधी T1, दूसरी रस्सी ऐसे बांधी, इसमें तनाव होगा T2, और तीसरी रस्सी ऐसे बांधी, इसमें तनाव होगा T3, ठीक है ना। एक ब्लॉक है, उसको 3 रस्सियों से बांधकर ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल आपको दे दिया बच्चों 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। यहां से तो आपसे पूछा जाएगा यदि ब्लॉक, सबको करना है, साम्य अवस्था में है, यदि ब्लॉक साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो। प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो जल्दी से। ऐसे 3 ब्लॉक है, आपको दे रखा है, आपको बोला है प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्लियर सी कहानी, सीधी सी बात करनी है कि हमें कोई चीज साम्य अवस्था में है, इसका मतलब उस पर लगने वाला कुल बल शून्य करना है। क्या करना है, शून्य करना है। हाँ, यार मुझे सीरियसली नहीं पता शून्य और शून्येतर में क्या अंतर होता है, डोंट नो। मेरे को शायद आप इंग्लिश के शब्द बता दोगे तो मैं बता दूं। तो ध्यान लगाओ भाई अंशुल, है ना, एक ही चीज है, ध्यान लगाओ। क्या है, नेट बल 0 करना है, करो, अब आएगा समझ में, देखो क्वेश्चन से आ जाएगा। जब थ्योरेटिकल रूप से नहीं आए तो न्यूमेरिकल रूप से कर लो। 20 न्यूटन
20 न्यूटन आ गया सब में, बहुत अच्छा, शाबाश, सही है यार। तो क्या करना है, ये ब्लॉक है 2 kg का, आपको T1 T2 T3 3 चीजें दे रखी है और आपको बोला है ब्लॉक साम्य अवस्था में है। तो सबसे पहली बात अगर करें कि ब्लॉक साम्य अवस्था में है तो इसका मतलब उस पर लगने वाले सारे बल जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, उस पर लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए। तो ये 2 kg का ब्लॉक है बच्चों, ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पर पहले बल बताओ। तो सर इसका mg नीचे लगेगा और ये T1 ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा और T1 ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर और T1 ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना, mg नीचे की ओर और T1 ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो इसके अलावा इस पर कोई और बल है, आप बोलोगे नहीं सर इस पर तो कोई और बल नहीं है, इस पर तो कोई और बल नहीं है, तो T1 तो सीधा mg के बराबर आ गया और mg यानी 20 न्यूटन आ गया, कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। फिर आपने देखा कि इस जॉइंट पर, इस जॉइंट का खुद का कोई द्रव्यमान नहीं है, नहीं है, तो इसको भी साम्य में रखने की कोशिश अपने को करनी है। तो आप इस जॉइंट पर गए, ध्यान से सुनना, इस जॉइंट को देखा और इस जॉइंट पर देखा आपने 3 बल लग रहे हैं, इस जॉइंट को आपने देखा और इस पर 3 बल लग रहे हैं, एक T2 इधर लग रहा है, ओके, T3 इधर लग रहा है, ओके, और T1 इधर लग रहा है, ठीक है ना। इस जगह पर T1 की टेंशन ऊपर की ओर, तो इस जगह पर T1 की टेंशन नीचे की ओर भी तो होगी ना। इस पॉइंट पर आपको बोले तो T1 क्या लग रहा है, नीचे की ओर, और उसमें से श्रीमान जी आपने T1 ऑलरेडी निकाल लिया है, उसमें से T1 आपने निकाल लिया है, कितना है सर, T1 जो है मेरा वो 20 न्यूटन है। अब T1 आपके पास है, T2 और T3 निकालना है, तो आपको पता है सर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है यानी कुल बल क्या करना है, शून्य करना है, यानी लेफ्ट की ओर लगने वाला बल किसके बराबर करना है, राइट की ओर लगने वाले बल के बराबर करना है। तो इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो आप क्या करोगे कि हर बार ऐसा करना, जब भी कोई 2 3 4 5 रस्सियां हैं उनको XY निर्देशांक के अनुदिश लेके आने की कोशिश करना। बल है तो सदिश है, सदिश के घटक तो हो सकते हैं ना भाई, तो घटक करो। तो सीधी सी कहानी हम लोग यहां पर लिखेंगे कि सर ये वाला एंगल है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो इस T3 का ये वाला घटक हो जाएगा T3 cos 30 और इस T3 का ये वाला घटक हो जाएगा T3 sin 30। चलिए ये घटक कर दिए, 2 घटक कर दिए। अब आप इस बिंदु को ध्यान से देखो, इस बिंदु पर कितने बल लग रहे हैं सर, ये दोनों घटक कर दिए तो ये बीच वाला तो अब हट गया ना, तो इस पर कितने बल लग रहे हैं, T1 T2 और ये T3 sin 30 और T3 cos 30, 4 बल लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, कुल बल शून्य करना है, यानी ऊपर लगने वाला नीचे वाले के बराबर कर देना है और दाएं लगने वाला बाएं वाले के बराबर कर देना है। तो पहले ऊपर लगने वाला नीचे वाले के बराबर करो, तो ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है T3 sin 30, ओके, ये किसके बराबर है, T1 के बराबर है। क्या इनमें से किसी का मान आपको पता है, क्या इनमें से किसी का मान भी आपको पता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल T3 sin 30 की वैल्यू 1/2 और T1 जो है वो कितना है, तो T1 है 20, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, T3 बराबर आपका आ गया 40 न्यूटन, क्या आ गया 40 न्यूटन। अच्छा ये सॉरी किसका, T3 की वैल्यू आपके पास आ गई 40 न्यूटन। अब दूसरा, ऊपर लगने वाला नीचे वाले के बराबर कर दिया, अब दाएं की ओर लगने वाले को बाएं वाले के बराबर कर दो, तो दाएं की ओर कौन लग रहा है या बाएं की ओर कौन लग रहा है, तो सर एक लग रहा है T2 और वो जो T2 है वो बराबर होगा किसके, T3 cos 30 के, किसके होगा, T3 cos 30 के, बिल्कुल। क्या इनमें से किसी का मान पता है, सर T3 का पता है, तो T2 बराबर क्या आएगा, T3 जिसका मान अपने को पता है 40 गुणा में cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो ये √3 तो रह जाएगा, 40 को 2 से कट कर दिया, आंसर आपका सीधा सा क्या आ जाएगा, 20√3 न्यूटन। क्या आ जाएगा बच्चों, 20√3 न्यूटन। T2 बराबर 20√3 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो T1 आपने डायरेक्ट निकाल लिया 20, T3 आपका 40 आ गया और T2 जो है वो क्या आएगा, 20√3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो क्या करना है, आप एक को तो डायरेक्ट निकाल ही लोगे, सर T1 तो mg के बराबर हो गया, फिर इस बिंदु पर गए और इस बिंदु पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बराबर कर दो। बराबर करने का मतलब दाएं की ओर जो लग रहे हैं उसको बाएं वालों को बराबर कर दो, ऊपर की ओर जो लग रहे हैं उसको नीचे वाले के बराबर कर दो। तो सर यहां पर ये दोनों तो XY दिशा में ही थे, ये कहीं बीच में उलझ रहा था, तो बीच में जो उलझ रहा था उसके घटक ले लो भैया। T3 का ये वाला घटक cos 30 और ये वाला घटक sin 30 हो जाएगा, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर और दाएं लगने वाला बाएं वाले के बराबर। और उसके बाद में तो सिंपल सा अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। सिंपल सा क्या करना है, सोल्व करना है। बहुत सही बात है।
अब अगर बात की जाए यहां पे कि इसका दूसरा तरीका, वहां पे वेक्टर में मुझे आप में से किसी बच्चे ने बोला ही था कि सर लैमीज थ्योरम नहीं बताया, ठीक है ना, लैमीज थ्योरम। तो लैमीज थ्योरम जो है वो आपको मैं बता देता हूं। लैमीज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरम दे दी थी ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब नाम का तो छोड़ो, क्या ही करना, ऐसे ही लिख देते हैं। वो जो थ्योरम थी वो क्या है, मेथड 2 के नाम से लिख देते हैं ना, मुझे उसके नाम की स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है ना, हालांकि नोट मच नीडेड थ्योरम नहीं थी, ठीक है। तो क्या होता है, उन्होंने एक चीज बताई कि अगर कोई बिंदु है उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है F1, सुनना ध्यान से, एक इधर लग रहा है F2 और एक इधर लग रहा है F3। कोई बिंदु पर 3 फोर्स लग रहे हैं, उन्होंने बहुत शानदार सी एक थ्योरम बना के दे दी, तो हम लोग उससे करते हैं और नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको उसी से करना है, ठीक है। F1 F2 F3 ऐसे 3 ये लग रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, F1 के सामने वाला एंगल, F1 के सामने वाले का मतलब F1 का सामना कौन सा एंगल से हो रहा है, यहां पर जो बन रहा है, यानी F1 का जब बात करें तो 2 और 3 के बीच में बनने वाला कोण अल्फा। अच्छा, F2 के सामने वाला कोण आपका है बीटा और F3 के सामने का कोण है आपका गामा। उसने ये बोला कि 3 बल है तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच में कोण भी लग रहा होगा, ठीक है। तो 3 बल है, उनके बीच में कोण भी लग रहा होगा, तो F1 F2 F3 अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर उन्होंने एक चीज बता दी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, F1 जो है बराबर F1 के बटा में लिख दो उसके सामने वाले कोण का साइन, यानी F1 साइन अल्फा, ये बराबर होगा F2 जो है उसमें उसके सामने वाले कोण का बीटा लिख दो तो F2 साइन बीटा के, और ये जो है वो बराबर होगा F3 के सामने का साइन गामा के, साइन गामा के। ये उन्होंने एक थ्योरम दे दी। तो चलिए इस थ्योरम से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, यानी किसी बिंदु पर जब 3 क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है ना, इस बिंदु पर अगर 3 फोर्स लगते हैं सॉरी, तो एक F1 बटा में उसके सामने का एंगल, F2 बटा में उसके सामने का एंगल और F3 बटा में उसके सामने का एंगल, तीनों बराबर होंगे, ठीक है ना। ओके, तो मैं हालांकि आपको बोलूंगा प्रिवेंट करना है, इसको ज्यादा काम में नहीं लेना है, इस थ्योरम को अपने को काम में नहीं लेना है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि कोई बच्चा बोल देता कि नहीं बताया इसके लिए, हालांकि मुझे जो है वो पर्सनली ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है कि आप कंपोनेंट मेथड से जाओ और नीट के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, जेई में कई बार ये काम में लेना मजबूरी हो जाती है, वो अलग बात है, बाकी नीट के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप उससे करो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। तो ये बिंदु था अपना, क्वेश्चन पे आते हैं। इस बिंदु पर नीचे की ओर T1 लग रहा था, उसका मान हमने पहले ही निकाल लिया 20 न्यूटन, यानी T1 तो अपने पास है ही, T1 जो है वो है ही, ठीक है। अब इधर T2 लग रहा था वो निकालना है सर, और इधर T3 लग रहा था वो निकालना है, ये 3 बल निकालने हैं। चलिए आपको दिया हुआ क्या है, यहां पर ये वाला कोण 30 डिग्री दे रखा है। अब सारी चीजें ध्यान से सुनो। ओके, अगर बात करें कि ये वाला कोण कितना है तो आप क्लियरली लिख दोगे सर ये तो 90 डिग्री है। अच्छा, यहां पर ये वाला कोण अगर आपसे कोई पूछे कि कितना है तो आप क्लियरली लिख दोगे सर 90 और 30 120 डिग्री है। अच्छा, टोटल 360 होता है, टोटल 360 होता है, उसमें से ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये क्या बच गया 150 हो गया। ये कितना हो गया 150 हो गया। तो तीनों कोणों के, तीनों बलों के सामने वाले कोण का अपने पास ये आ गया, ठीक है ना। अब लैमीज यूज कर लो, तो पहला T1 किसके T1 के बटा में क्या लेके आएंगे, उसके सामने का कोण, तो इसके सामने का कोण क्या आया साइन 150, क्या आया साइन 150 बराबर T2 क्या आएगा, T2 के बटा में क्या आएगा उसके सामने का कोण, तो सर T2 के बटा में आएगा उसके सामने का कोण, तो ये इसके सामने का कोण ये क्या है सर ये 120, टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना है 120 बट बराबर T3 के बटा में क्या आएगा उसके सामने का कोण यानी साइन 90, T3 के बटा में क्या आएगा उसके सामने का कोण यानी साइन 90, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं T1 T2 और T3 की मान निकालना है। तो सबसे पहले इस थ्योरम में आप इस जगह उलझ जाओगे कि साइन 150 साइन 120 इनके मान बताओ, जैसे साइन 150 साइन 120, हालांकि आपको सबको आता है कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 150 को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 150 को लिख देंगे साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा तो ये कोस 60 बन जाता है, और कोस 60 बन जाता है तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। उसी तरीके से साइन 120 डिग्री को क्या लिख दोगे, साइन 120 को लिख देंगे साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 को हम लोग क्या लिख देते हैं कोस 30 लिख देते हैं, और कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो सबसे पहले तो आपको इन वैल्यूज के पास जाना पड़ेगा, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये यहाँ पे हेक्टिक हो जाता है, ठीक है ना। ओके, हालांकि अपन करेंगे इस तरीके से, देख लीजिए एक बार पूरा। तो
यहां पर आप पहले देखो T1, क्या T1 का मान अपने को पता है? जी सर, T1 का मान अपने को पता है 20 है, तो T1 की जगह 20 रख दिया, बटा में साइन 150 की जगह क्या रख दिया? 1/2, बराबर है T2 साइन 120 की जगह रख दिया 3/2, T3 साइन 90 की जगह लिख दिया 1। अब आपको निकालना है, बराबर करो आंसर निकालो, बराबर करो आंसर निकालो, बस कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो यहां से सीधा करेंगे कि सर इसको और इसको बराबर करो पहले, तो यहां से T2 आ जाएगा, फिर इसको और इसको बराबर करना तो T3 आ जाएगा। तो पहले इसको और इसको बराबर करें तो ये 2 ऊपर भेज दिया तो 40 बराबर, ये 2 ऊपर भेज दिया तो 2T2/√3, 2T2/√3। पहले इन दोनों को बराबर किया तो T2 बराबर क्या आया सर? 40, √3 तो गुणा में आ गए, 2 भाग में आ गए, आंसर आ गया 20√3। क्या आ गया? 20√3। अच्छा, अब इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर करो, तो ये 2 तो ऊपर चला गया, तो 40 बराबर T3 अकेला है, तो T3 सीधा ही आपका आ गया 40 न्यूटन। क्या आ गया? 40 न्यूटन। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लेमीज थ्योरम है, ठीक है ना। तो आप कैसे भी करके आराम से कर सकते हो। तो कौन सा सही लगा बताओ जरा, कौन से करना पसंद करोगे आप? हाँ, टोटल 360 ही होता है भाई, मैंने 360 ही बोला होगा या कुछ और बोल दिया है ना। तो ये आपका T1 और T2 आपका आ जाएगा, कहीं पर दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्लियर है? कौन सा सही लगा? कौन सा फॉलो करने वाले हो आप लोग? मैग्नीट्यूड मेथड या ये वाला मेथड? कौन से वाला आपको ज्यादा प्रिफरेबल लगता है कि ये वाली चीज मैं सर करने वाला हूं? नहीं भाई, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं विनोद कुमार, क्या पागल हो गए हो क्या यार? मतलब अरे भाई, मैंने जोड़ के 120 लिखा था कुछ, मतलब फिर वही बात चला लिया करो ना अपना। ये 30 था लाला, है ना, ये 30 था, ये 90 होता है, तो मैंने जोड़ के 120 लिख दिया। अब दोबारा 20 जुड़वाओगे, दोबारा 30 जुड़वा के 150 करने वाले हो, है। ये 30 ऑलरेडी था और ये 90, तो 120 था, अब फिर से 20 करो। फिर से 30 जोड़ो, 150 हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये भी 150, ये भी 150, 300 और ये 390। अरे भाड़ में जाए सर, 360 होना, आज से 390 मानेंगे हम, तो करेंगे। आप कंपोनेंट मेथड से थोड़ा सा करोगे तो थोड़ा मतलब चीजों का फील आ जाएगा, और कुछ नहीं है। चलिए आइए, यहां पर अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहां T1, ये T2, यहां से एक रस्सी ऐसी जोड़ी, 45 के एंगल पे, इसमें T3, T3, यहां पर 2 रस्सियां जोड़ दी, एक इधर एक इधर, T4, T5, यहां पर एक बॉडी और लटका दी। ठीक, 1 kg की। प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो। प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करो। बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं। अगर सर एंगल 30 डिग्री नहीं दिया होता तो कुछ और दिया होता, वो लगा लेते, जैसे यहां पर बदल दिया। मतलब आप में ऐसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कैसे आ जाती है? 30 डिग्री नहीं दिया होता तो मैंने कब कहा 30 डिग्री देके करना है? कुछ और देके कर लेते भाई,
45 होता, 37 होता, कुछ ना कुछ तो होता। यही तो आपको सोचना है। हमारा काम तो इतना हो गया, सिखा दिया। अब आपको सोचना है कि 30 नहीं है, कुछ और होगा तो मैं कैसे करूंगा। करना ऐसे ही है, बस गणना बदल जाएगी। तो ये है आपका होमवर्क, करके ले आना। फिर यहाँ पे साम्य अवस्था रोक देंगे, कल ये हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग चलेंगे चलाने में, चीज़ें चलाना शुरू करेंगे। नत्तल पे होगा तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग चलाना शुरू करेंगे। ये आप लोग अच्छे से देख लेना, है ना। तो चलिए, आपको ये करके लेके आना है। ओके बच्चों, तो 4 डायरेक्शन तो हो तो, हाँ देखो ये बात सही है भाई। अब इसमें 4 फोर्स आ गए तो इसमें लैमीज तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कॉम्पोनेंट मेथड लगा सकते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते। कॉम्पोनेंट मेथड तो अपन आराम से लगा सकते हैं ना। तो कॉम्पोनेंट मेथड ज़्यादा बेटर है। कई बार 4 आ जाता है ना, जैसे इसमें 4 आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज की इस क्लास में इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करना, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू सो मच।